नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना जल्द होगी शुरू। अंतिम चरण में है काम। देश के सबसे ऊंचे पुल पर दौड़ेगी वंदे भारत रेल। 6 जून को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पूर्वोत्तर में बारिश का सितम जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने असम, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से की बात। हर संभव मदद और समर्थन का दिया आश्वासन। भारत और पैराग्वे संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों में साझा हितों के मामले पर मिलकर काम करना रखेंगे जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं। बोले, भारत और पैराग्वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद से निपटने और वैश्विक दक्षिण के हितों और आवाजों को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के लिए पैराग्वे के निरंतर समर्थन के लिए किया आभार व्यक्त। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में पैराग्वे के समकक्ष सैंटियागो पेना पालासियोस का स्वागत किया और उनके सम्मान में भोज आयोजित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भोज में शामिल हुए। ब्राजील की यात्रा पर लोकसभा अध्यक्ष 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भाग लेंगे। आज से 5 जून तक 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन। वैश्विक शासन में ब्रिक्स संसदों की भूमिका विषय पर फोरम में होगी चर्चा और संवाद। फोरम में रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव एआई सहित अन्य प्रमुख विषयों पर होगा लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। और जन्नते कश्मीर के लिए उम्मीदों की रेल शुरू होने जा रही है। जम्मू कश्मीर को देश से जोड़ने वाली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना अब अंतिम चरण में है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे ऊंचे पुल चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही कटड़ा से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दुनिया के सबसे ऊंचे पुल पर दौड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की दंडात्मक सैन्य कार्रवाई के बाद पहली बैठक है। बैठक में सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों के प्रचार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही आतंक पर प्रहार करने वाले सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और इसके प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की ये दूसरी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। बैठक में पीएम के संबोधन के साथ कैबिनेट सचिव सरकार की उपलब्धियों और विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्तुतियां देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
इस दौरान पीएम मोदी ने पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पलासियोस से कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे आम चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग हैं। हमारी आशाएं, आकांक्षाएं और चुनौतियों में समानता है, इसलिए एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस यात्रा से आपसी संबंधों के विश्वास, व्यापार और करीबी सहयोग के स्तंभों को नई मजबूती मिलेगी। ये भारत लैटिन अमेरिका संबंधों को भी नए आयाम प्रदान करेगी। भले ही अलग हो, लेकिन हमारे लोकतांत्रिक आदर्श और जन कल्याण की एक ही सोच है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। दूसरी बार पैराग्वे के किसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। एक्सेलेंसी, मुझे खुशी है कि आपके साथ सीनियर मंत्री, अच्छा एक बड़ा ताकतवर डेलीगेशन आपके साथ आया है। आप केवल दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई भी जा रहे हैं। इससे आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने की आपकी प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। मेरा विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम साझी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक्सेलेंसी, हमारे पास आर्थिक सहयोग सहित डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, डिफेंस, रेलवे तथा स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर हैं। मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। हम मिलकर इसके विस्तार पर काम कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और पैराग्वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी साझा चुनौतियों से लड़ने के लिए सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। एक्सेलेंसी, भारत और पैराग्वे ग्लोबल साउथ के अभिन्न अंग है। हमारी आशाओं, आकांक्षाओं और चुनौतियों में समानता है, इसलिए हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हुए इन चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सकते हैं। हमें संतोष है कि कोविड महामारी के समय हम भारत में बनी वैक्सीन पैराग्वे के लोगों के साथ साझा कर सके। ऐसी और भी क्षमताएं हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपकी यात्रा से आपसी संबंधों के विश्वास, व्यापार और करीबी सहयोग के स्तंभों को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत और लैटिन अमेरिका संबंधों में भी नए आयाम जुड़ेंगे। पिछले वर्ष मैंने गयाना में कैरिकॉम समिट में भाग लिया। Prime Minister Modi expressed his deep appreciation to Paraguay for its strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam, as well as for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and the government of India. Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Both countries expressed their willingness to continue working together on matters of common interest in various multilateral organizations, including the United Nations. India sought the support of Paraguay for India's candidature for a UN Security Council non-permanent seat for the period 2028-29. The two leaders held a comprehensive discussion on the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security,
infrastructure, mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT, digitalization, innovation, disaster management, science and technology, education, and people-to-people links. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद से निपटने और वैश्विक दक्षिण के हितों और आवाज़ों को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों के लिए पराग्वे के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए पराग्वे सरकार को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में पराग्वे के समकक्ष सेंटियागो पेना पालासियोस का स्वागत किया और उनके सम्मान में भोज आयोजित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भोज में शामिल हुए। Minister, thank you very much. Chairperson of the National. Very nice, very nice. Thank you very much. Ministry of Mines. Great. Come visit. Secretary, Ministry of External Affairs. Very nice. Thank you very much. Secretary for Defense Production. Thank you. Thank you very much. Secretary for President. Very nice. Thank you. Spokesperson for External Affairs. Great. Un placer. Our ambassador dedicated. Yes. We're waiting for you in Paraguay. Thank you. And the honorary consul of Paraguay. Great. Very good. Thank you. Thank you very much. Thank you. Director General. Yes. Thank you, sir. 1961 में हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से ये भारत में पराग्वे से राष्ट्रपति स्तर पर केवल दूसरी यात्रा है। हमारे दोनों देशों के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है जो आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे लोगों की प्रगति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता की नींव पर आधारित है। हमारे दोनों देश उन सिद्धांतों पर अडिग रही है जिन्हें हम महत्वपूर्ण मानते हैं और ये सिद्धांत हमारे सभ्यतागत मूल्यों और ऐतिहासिक अनुभवों में निहित है। पिछले 6 दशकों में ये संबंध क्रमशः मजबूत हुए हैं और आज आपकी यात्रा के साथ ये और भी नई ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। India, the world's largest democracy, which is economic dynamism and cultural richness, represent an admirable partner, a respected friend, and a source of inspiration in many areas. This official visit provides a valuable opportunity to further strengthen our bilateral relationship, which, despite the geographic distances, is grounded in shared values, mutual respect, and a firm commitment to build a prosperous future together. Like India, Paraguay is proud of its history and devoted to the well-being of our people. I would like to take this moment to pay symbolic tribute to the great Indian nation, which has faced challenges throughout its history with courage and determination, and which today emerged as a global power. Paraguay holds in high regards India's remarkable path toward modernization and its growing leadership in multilateral forums. ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन हो रहा है। 3 से 5 जून तक 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम का आयोजन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय मंच के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा पर रवाना हुए। ब्रिक्स संसदीय फोरम 3 जून से 5 जून तक ब्राजीलिया में आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष बहुपक्षीय शांति और सुरक्षा ढांचे में सुधार पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्राजीलिया के रास्ते में पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचे।
लोकसभा अध्यक्ष ने असेंबलिया दा रिपब्लिका के अध्यक्ष जूस पेड्रो एगुइर ब्रैंको से मुलाकात की। उन्होंने विचार साझा करते हुए कहा कि हमारे राष्ट्र लोकतंत्र के मूल्यों और कानून के शासन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता साझा करते हैं, जिससे हमारे नागरिकों को लाभ होता है और एक बेहतर दुनिया को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने तुवालू के गृह मामले, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर मैना तालिया से मुलाकात की। डॉक्टर मैना तालिया ने तुवालू में भारत की चल रही विकास साझेदारी परियोजनाओं सहित हमारे उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। तुवालू ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय ऐसे सभी व्यक्तियों और संगठनों, राज्य और गैर राज्य दोनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करे जो इस तरह के आतंकवादी कृत्यों का समर्थन और प्रचार करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिक्स संसदीय मंच के लिए भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें ब्रिक्स सदस्यों और आमंत्रित देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन का विषय है अधिक समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के निर्माण में ब्रिक्स संसदों की भूमिका। पूर्व राजनयिकों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 50 सदस्य पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष को लेकर भारत के रुख से अवगत कराने के लिए 33 देशों की राजधानियों और यूरोपीय संघ की अपनी यात्राओं के अंतिम चरण में हैं। विभिन्न देशों की यात्रा पर गए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार से लौटना शुरू करेंगे। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में पहला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे से आज भारत लौट आया है। विदेश दौरे से लौटने के बाद ये सभी दल एक एक करके विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान ये दल सरकार को अपने राजनयिक मिशनों की मुख्य बातें बताएंगे। उसके बाद ये सभी दल एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, द्रमुक की कनिमोई, राकपा की सुप्रिया सूले, जेडीयू के संजय झा और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे विभिन्न देशों के दौरे पर भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी है। ये परीक्षा इस महीने की 15 तारीख को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ने नीट पीजी परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा के लिए अधिक केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे स्थगित किया गया। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। और अयोध्या में भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर के शिखरों पर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा हो गया। आज मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर के शीर्ष पर सोने का पानी चढ़ा शिखर सोमवार को स्थापित कर दिया गया। अयोध्या में राम दरबार समेत 8 मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर सोने से जगमगा उठा है। मंदिर के गुंबद पर सोने की पानी चढ़ाने का काम सोमवार को पूरा हो गया। ये काम विशेषज्ञों की देखरेख में पूरा किया गया। सोने की परत चढ़ाए जाने से मंदिर की खूबसूरती बढ़ गई है। दूर से ही मंदिर चमकता दिख रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आज से 5 जून तक 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा। अनुष्ठान 3 और 4 जून को सुबह 6:30 बजे शुरू होंगे और शाम 6:30 बजे तक जारी रहेंगे, जबकि समापन के दिन 5 जून को कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक समाप्त हो जाएगा। अनुष्ठान 30 मई को ही शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत परिसर में स्थित मंदिर में शिवलिंग की स्थापना से की गई। काशी और अयोध्या के कुल 101 वैदिक विद्वान अनुष्ठानों की देखरेख करेंगे, जिसमें यज्ञशाला की पूजा, वाल्मीकि रामायण का पाठ, मंत्रोच्चार, चारों वेदों का पाठ और अन्य पारंपरिक समारोह शामिल होंगे। देवताओं के लिए 2-2 फुट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान मूर्तियों को इन सिंहासनों पर रखा जाएगा। जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उनमें मुख्य परिसर में स्थित 6 मंदिर शामिल हैं। ये मंदिर भगवान शिव, सूर्य देव, गणपति, हनुमान, देवी भगवती और देवी अन्नपूर्णा को समर्पित हैं।
और बारिश और बाढ़ से पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी तबाही मची है। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। बारिश और बाढ़ ने असम, अरुणाचल, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा में भारी तबाही मचाई है। मणिपुर में पिछले 48 घंटों में राज्य भर में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 3,802 लोग प्रभावित हुए, 883 घर क्षतिग्रस्त हुए। असम में रविवार को भी भारी बारिश जारी रही, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में सड़क परिवहन और रेल सेवाएं बाधित हुई। जहां बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 15 से अधिक जिलों में 78,000 से अधिक निवासी प्रभावित हुए। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक सहित 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके मद्देनजर केंद्रीय जल आयोग ने गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए ऑरेंज बुलेटिन जारी किया। लाचुंग और चुंगथांग कस्बों में कई दिनों से फंसे 1,678 पर्यटकों को निकाला गया है, लेकिन लाचेन में अभी भी 100 से अधिक पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की है। पीएम मोदी ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। और भारत ने दक्षिण कोरिया के गुमी में आयोजित महाद्वीपीय प्रतियोगिता में 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक हासिल किए और चीन के बाद अंतिम पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी प्रतियोगिता में प्रत्येक एथलीट की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, खेलों में भारत की उपलब्धियां जारी हैं। उलान बटार ओपन 2025 में तीसरी रैंकिंग सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए हमारे पहलवानों को बधाई, जिन्होंने 6 स्वर्ण सहित 21 रजत जीते। हमारी नारी शक्ति ने रैंकिंग सीरीज में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिससे ये उपलब्धि और भी यादगार बन गई। ये खेल प्रदर्शन कई आने वाले एथलीटों को प्रेरित करेगा। एथलीटों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।
उषा वेंस ने अपने बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के मधुर व्यवहार और भारत यात्रा को याद किया है। इस वर्ष अप्रैल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा वेंस समेत बच्चों के साथ भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान वेंस फैमिली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। वहीं अब अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा वेंस ने भारत दौरे का अनुभव साझा किया। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार। I think I told an Indian publication this. It really was the trip of a lifetime for us. My children had never been to India, what with the pandemic and, JD's entry into politics and all of that. And so they'd grown up just knowing so much about this country, the stories, the food, the relationships with grandparents and friends, but they had never actually seen it. So it was just sort of mind-blowing from their perspective. And then for me and JD, I think it just could not have been any more special. We had the opportunity to see some of the greatest sights in North India. We're looking forward to our next trip and trying to get to the parts of the country where my family is from as well. And it just was sort of one hit after another, right? The most incredible food, the peacocks that we got to see everywhere we went, getting to see the Taj Mahal in the morning and appreciate it as the sun was just sort of coming up and the cool skies and blue skies over in the background. And of course, as you mentioned, meeting the Prime Minister, that was really very special. We'd actually had a chance to meet him before. And it's funny, my kids saw him. They were sort of sleep deprived in Paris, and they saw an Indian man with a white beard and white hair, and they just put him in the grandfather category immediately. So they are very into him. They just love him. And he really cemented his status by giving our 5-year-old a birthday present that day. So when we were able to visit his home, they just sort of ran up, they were hugging him. He was just incredibly kind and generous to them. And I think it was a very productive conversation for JD and the Prime Minister, of course, but also I think it was a real opportunity for us to kind of cement that personal relationship that they have, which I think is only to the good. And as you mentioned, there was a puppet show. That was a particular highlight, with sort of puppeteering from all over the country, including from Andhra Pradesh, where my family is from. There were bits from the Ramayana, there were sort of comedic bits with animals, and it was a huge hit. My kids have been trying to recreate it at home with construction paper, which is going about as well as it can.